नमस्ते साथियों। आज हम देखने जा रहे हैं मौर्योत्तर काल। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में मौर्य काल से संबंधित प्रश्नों पर प्रकाश डाला था। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्योत्तर काल। पहला है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो वो है आपका काठियावाड़ के रुद्रदामन के। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात जिले में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। अगला प्रश्न है, उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक, हिंद यवन राजाओं ने करवाया था। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों का व्यापक पैमाने में प्रचलित किया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए? भारत में यद्यपि स्वर्ण सिक्कों को सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने प्रचलित कराया था, तथापि कुषाण शासकों में विम कटफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अगला, युद्ध सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय। इन सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। अगला प्रश्न है, कुषाण शासक कनिष्क का अभिषेक किस सन में हुआ? तो ये हुआ 78 ईस्वी। कनिष्क के राज अभिषेक की तिथि अत्यंत विवादास्पद है। तो जितने भी हमने ये मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रश्न देखे सभी महत्वपूर्ण हैं। अगला, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो वो है कनिष्क पे। अगला प्रश्न है, किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो बिम कटफिशेस को। कुषाण शासकों में बिम कटफिशेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर से देखेंगे। भारत में यद्यपि स्वर्ण सिक्कों को सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने प्रचलित कराया था, कुषाण शासकों में बिम कटफिशेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन प्राप्त हुआ है? अंकन हुआ है कनिष्क के। अगला प्रश्न, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? 78 ईसा पूर्व में। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है, मतलब वर्षों के रूप में? तो 135 वर्ष। अगला है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें तथा उत्तर कोट के अनुसार अपना उत्तर अंकित करें। तो इसमें है पहला अश्वघोष और वसुमित्र। अश्वघोष कनिष्क के राज्य कवि थे। सौद्रानंद, बुद्धचरित, सारिपुत्र प्रकरण उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अश्वघोष की। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ वौ संहिता की अध्यक्षता भी की थी। कालिदास गुप्त काल में हुए थे, जबकि कम्मन 12वीं शताब्दी के थे। अश्वघोष किसका समकालीन था? तो वो कनिष्क का। अश्वघोष कनिष्क के राज्य कवि थे। अगला प्रश्न है, कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो पतंजलि का। अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, ये सभी कनिष्क से संबंधित हैं। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पे महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो वो होगा 1931। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया गया है। यह 78 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। तदनुसार दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष 2000-78 करके 1931 होगा। अगला प्रश्न है, कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो वो है विशाखादत्त। अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, ये सभी कनिष्क से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो कण्व। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के सन्नुत द्वारा मारा गया कण्व नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। अगला प्रश्न है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिमुख है। अगला, शिमुख निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सातवाहन वंश का।
अगला प्रश्न है कि कौन सही सुमेलित है, तो वो है कुषाण गंधार कला शैली। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गंधार शैली और मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन एवं संरक्षण प्रदान किया गया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहनों का, जिसका संस्थापक सिमुक था। अगला, कुषाणों द्वारा गंधार कला शैली। अगला प्रश्न है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, तो ये पांचाऊ ने। कनिष्क ने चीनी सेनापति के पास अपने एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। पांचाऊ ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। फलतः रुष्ट कनिष्क ने उसके राज पर चढ़ाई की, परंतु कनिष्क असफल रहा। फिर वही प्रश्न है, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो वो है कुषाणों के समय में। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनवाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया। पूछा भी गया है प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था, तो वो है सातवाहन। तो जो हम इस वीडियो के माध्यम से मौर्योत्तरकाल के प्रश्न देख रहे हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। अगला है जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार कला शैली। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है। इसे यूनानी, बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। अगला, गांधार कला शैली का संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का। अगला प्रश्न, किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था, तो वो है आपकी गांधार मूर्ति कला। अगला प्रश्न है, निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन वंश, जिसके संस्थापक सिमुक हैं। अगला प्रश्न, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो वो है डेरियस प्रथम। ईरानी शासक डेरियस प्रथम 522 से 486 ईसा पूर्व ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। अगला प्रश्न है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, तो वो है मत्स्य पुराण में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, तो वो है मत्स्य पुराण में। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही काल अनुक्रम है, तो वो है यूनानी, शक और कुषाण। यूनानी 326 ईसा पूर्व सिकंदर महान, शक सीथियन प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व और कुषाण पहली शताब्दी ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सातवाहनों की राजधानी अमरावती में, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, तो वो है मत्स्य पुराण में। पुराणों में कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं। मत्स्य पुराण में 19 राजाओं की सूची मिलती है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला प्रश्न है, सातवाहनों की राजधानी अमरावती और जो क्रम है वो है यूनानी, सिकंदर महान 326 ईसा पूर्व, शक प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, कुषाण। तो इस क्रम के अनुसार भारत पर आक्रमणों का क्रम है ये। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था, प्रतिष्ठान। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र मृत या आंध्र जातीय कहा गया है। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। इस वंश की स्थापना सिमुक नामक व्यक्ति ने 60 ईसा पूर्व में कम्ब वंशीय शासक सुशर्मा की हत्या करके की थी। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे, तो वो चेदी वंश से थे। अगला, किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव होता, तो खारवेल का। अगला प्रश्न है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, कथन है ये, और कारण है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि थी। तो इसमें है आंसर ए सही है, परंतु आर गलत है।
अब हम देखेंगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, जो हमें इस से प्राप्त होता है। उदयगिरी की पहाड़ी से जो हमें प्राप्त हुआ है, वहां से हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हाथी गुम्फा अभिलेख, इसका अभिलेख का नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला प्रश्न वही है, पूर्वी रोमन शासक जस्टिशियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो विधि के क्षेत्र में। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से है करिंग नरेश खारवेल वाला, जो चेदी वंश से संबंधित है, और सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान, ये वाला प्रश्न बड़ा